जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का जो है प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कशन करेंगे। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 11/10/2018 का और ये इस डेट का शिफ्ट नंबर 2 है। ये हमारा जो है साइंस का क्लास जो है 24वां क्लास है। बाकी क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सारा मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइंस का हम जो है क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एकदम विशेष रूप से एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? यदि आप ऑप्शन पे गौर करेंगे तो सारे ऑप्शन में जो है 100 दिया हुआ है, लेकिन भार बराबर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, W बराबर mg होता है। यानी इस सूत्र से जब भी आपसे यदि अलग अलग भार पूछा जाए तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, W बराबर mg। m यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 और यहाँ पे कह रखा है कि g का मान जो है आप 10 लीजिए, तो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100। और चूंकि भार पूछा है तो भार का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ हमारा डी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए W यानी वाट जो होता है ये किसका होता है, ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, किलोग्राम तो पता ही है ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, और जो पीए का मतलब पास्कल होता है जो कि आपका दाब का मात्रक होता है। तो हम जो है सारी चीज़ रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आप तो आप लोग को सभी को आपको भी बहुत सब याद ही होगा, लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब की यहाँ चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यही क्या आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो यहाँ पे इस तरह का होता है फिलामेंट, ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो संकेत होता है वो W होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो 74 होता है। ध्यान रखिएगा कितनी होती है 74। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसके अंदर जो है आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आर्गन की बात करें तो आर्गन की जो परमाणु संख्या होती है वो 18 होता है। आर्गन जो होता है ये एक अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। जितने भी आपका अक्रिय गैस है ये वर्ग जो आवर्त सारणी है उस वर्ग के 18 में ही रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होता है वो 7 होता है। द्रव्यमान जो है इसका 14 होता है। और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बैल का वीर्य होता है, बैल का जो वीर्य होता है ये भी जो है नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है। नाइट्रोजन गैस का ही उपयोग जो है, जो चिप्स की थैली होती है, चिप्स की थैली, तो चिप्स की थैली में भी जो कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भरा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दे रहेगा तो वो जो है उस चिप्स को ऑक्सीकृत कर देगा, यानी वो मुलायम हो जाएगा, फिर खाने में मजा नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इतने सारी बातें ध्यान में। ऑक्सीजन जो होता है ये हम सांस के रूप में लेते हैं, इसकी परमाणु संख्या 8 होता है और ये वायुमंडल में जो है 21% पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू आगे नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पिक्चर आपका किसका है, तो स्टार फिश का ये पिक्चर है, जो कि आपका ये एकाडर्नोमेटा समूह का ये अंतर्गत आता है, ये स्टार फिश। ठीक है, क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन इसमें से आ नहीं पाया, इसे पिक्चर यहाँ पे केवल आप है, तो पिक्चर आप समझ लीजिए आप। चलिए, निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है? तो त्रिबंध किसमें होता है, तो त्रिबंध आपको पता होगा कि त्रिबंध का मतलब इस तरह का ये त्रिबंध होता है। तो त्रिबंध वाले को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन। तो जिसमें भी आयन होगा, आयन वही क्या होगा, उसमें त्रिबंध होगा। जैसे प्रोपिन, ये क्या है, ये इसमें त्रिबंध नहीं है, इसमें द्विबंध है। प्रोपाइन, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, क्योंकि आयन आपको देखने को मिल रहा है जब आप इसको पढ़ते हैं, तो प्रोपाइन आयन मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड इसी में होगा। अच्छा, एल्काइन जो होता है, एल्काइन का जो होता है फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का फार्मूला होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपस में जो होते हैं मतलब यौगिक जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो होता है यहाँ पे एक होता है एल्कीन। ठीक है, क्या होता है, एल्कीन। इन शब्द रहेगा तो आप इन शब्द से समझ जाइएगा कि वो एल्कीन है, जो कि इसमें आपका फार्मूला क्या होता है, CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड होता है। और एक होता है आपका एल्केन। क्या होता है, एल्केन।
एल्केन होता है, तो एन यदि है तो इसमें इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाला होगा, और एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। ठीक है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाला में जो है हमने आपको बताया है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी ऑप्शन डिस्कशन कर रहे थे, जो रिवाइज करना है तो एकदम बेहतरीन रिवाइज कीजिए। जैसे प्रोपेनॉल है तो इसमें कौन सा मतलब क्रियाशील समूह कौन सा है, नोल, प्रोपेनॉल, ओल आ रहा है, ओल का मतलब क्या हो गया, एल्कोहल, क्या हो गया, एल्कोहल आ गया, तो एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। उसी तरह से आप यदि इसे देखेंगे ऑप्शन बी को, तो इसमें प्रोपेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल आपको मिल रहा है देखने को, तो ओइक एसिड यानी कि इसमें जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, आपका समूह का नाम CHO होता है। ठीक है, CHO होता है, सॉरी CHO ना, ये CH जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है, कार्बोक्सिलिक का जो होता है COOH होता है। ठीक है, COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र जब भी होगा तो वो प्लस में होगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ऑप्शन जो है इसका हमारा ए ही इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, एक होता है लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला भी इसी ढंग का होता है, लेकिन उसमें जो होता है माइनस में होता है, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका क्या है, लेंस फार्मूला है। और 1/f बराबर किस एक होता है फार्मूला पी के, ठीक है, शक्ति के, तो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओडोमीटर का ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर है ये क्या करता है, दूरी का मापन करता है, किसका, दूरी का। दाब का माप जो है ये बैरोमीटर से किया जाता है, गति की माप जो है स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द करेंट थ्रू ए रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी कि जो धारा होता है वो किसके जो होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारा क्या होता है, वो प्रतिरोध का जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बनेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR ओम होता है, और इसी ओम के नियम से हिसाब से ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये धातु के, तो जितने भी धातु है उसके बाह्यतम कोश में या तो 1 होगा, 2 या 3 यही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उपधातु का कुछ कह नहीं सकते, कई सारे लोगों का मानना है कि 4 रहता है, लेकिन ये गलत है। और धातु जितने भी हैं इसके जो बाह्यतम कोश में होगा वो 4 से शुरू होगा, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस यहाँ से लेके कहीं भी रह सकता है। ठीक है, ये किसमें, वो धातु में। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ जो दिया हुआ है इसको थोड़ा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे हम कहते हैं, ये जो वर्ग 17 का जितने भी एलिमेंट है आवर्त सारणी में उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इसमें एस्टेटाइन भी आ जाते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे फ्लोरीन है, ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा उधातु है जो कि आपका ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आयोडीन जो है ये एक क्या है, चमकीला तत्व है। ठीक है, एकमात्र धातु जो कि चमकीला होता है, चमकीला का गुण जो होता है वो प्रायः धातु में देखने को मिलता है, लेकिन आयोडीन उसका अपवाद है। आपको कमेंट करके बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जबरदस्त क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पहला ही इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको प्रमस्तिष्क के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप जो है आने वाले क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित होगा उसको आप देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको जान भी लेते हैं। देखिए, एक ऑप्शन तो गलत है जो हमारा आंसर यहाँ पे बना, बाकी 3 ऑप्शन हमारा ये क्या होगा, सही होगा। क्या कहता है कि जो प्रमस्तिष्क होता है वो अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पिक्चर में भी हम सब बात समझा देंगे, देखिएगा। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी सही है कि सबसे बड़ा भाग होता है 80%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना एक लोचा है। लोचा क्या है कि यहाँ जो है मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, और सबसे बड़ा भाग के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा विकसित भी जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा अब समझ लीजिए,
समझने की क्या बात है कि जो प्रमस्तिष्क होता है इसी प्रमस्तिष्क को जो है हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम जो है वो ये प्रमस्तिष्क ही है। अच्छा, सेरिब्रम किसका भाग है, तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग आते हैं, एक प्रमस्तिष्क आता है, हाइपोथैलेमस आता है, और एक सिर्फ जो होता है थैलेमस होता है। ठीक है, तो ये 3 भाग जो होता है आपका ये अग्र मस्तिष्क में आता है। इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो प्रमस्तिष्क को क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। अच्छा, सेरिब्रम से ही एक शब्द मिलता जुलता आता है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो कहते हैं वो अनुमस्तिष्क को जो है वो सेरिबेलम कहा करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, चलिए इसको पूरा क्लीन करते हैं और थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। चलिए, यहाँ जो पिक्चर में आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा, ठीक है, ये जितना भी बड़ा हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी हिस्सा क्या है, आपका प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है। ये पूरे मस्तिष्क का जो होता है 2/3 होता है। 2/3 को परसेंटेज में आप बदलिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 66% आ जाएगा। तो यहाँ जो 80% दिया हुआ था ये गलत है। सबसे बड़ा भाग है ये सही है, लेकिन 80% नहीं होना चाहिए था, वो 66% होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो है हमारा आंसर जो है वही बनेगा जो बताया इसमें, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल ही पूरा गलत है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखने के लिए हमने ये बताया कि ये 66% होता है, क्योंकि ये 2/3 भाग होता है। अच्छा, ये तो प्रमस्तिष्क की बात हो गया। ठीक है, ये किसका बात किया, प्रमस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है, इसको जितना भी सोचने समझने की जो क्षमता है ना मुख्य रूप से वो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम से होता है। जो व्यक्ति तो आदमी की बोलते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान है, वो ऐसा है, वो सारे प्रमस्तिष्क का ही विकास के ऊपर डिपेंड करता है। थैलेमस जो होता है इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि ये थैलेमस क्या होता है। ठीक है, ये पहला हाइपोथैलेमस है, एक होता है थैलेमस। पहले थैलेमस को समझ लीजिए। थैलेमस जो होता है ये आपको बाहरी ज्ञान, मतलब बाहरी वातावरण का जो है आपको अनुभव करवाता है। कौन, थैलेमस। बाहरी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बाहर से आपको ठंड लग रहा है, या आपको गर्मी लग रहा है, या आपको दर्द हो रहा है, तो ये सब कौन बताता है, थैलेमस बताता है। वहीं जो हाइपोथैलेमस होता है ये सारे चीज़ ये भी बताता है, लेकिन ये जो होता है शरीर की जो अंदर होती है ना, गर्मी या ठंडी, तो शरीर के अंदर जो तापक्रम होता है उसको कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। नहीं, शरीर के अंदर। हाइपोथैलेमस का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, बहुत सारे इसके भी काम हैं। जैसे कि आपका जो इसके बारे में यदि कहा जाए तो ये जो होता है, जो बोलते हैं प्रेम, घृणा, गुस्सा या भूख प्यास, इस तरह का कुछ भी बातें हैं, ठीक है, जैसे प्यार व्यार वाला जो बातें बोलते हैं, ये सब कंट्रोल जो होता है, ये सारा खेल किसका है, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को ना इमोशनल जो है, इसको इमोशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, इमोशनल सेंटर या इमोशन सेंटर कहते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। ये ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दे दिए। हमको लगता है ज़्यादा आदि और बताएंगे तो आप और बोर हो जाइएगा, इसलिए कम ही बताते हैं। तो प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं था, तो पहला ऑप्शन सही नहीं था। इसके बारे में क्या बताएं कि ये 66% होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे मस्तिष्क का ये 3 भाग होता है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो कहाँ से ये निकालना होगा, कब, जब आपका मौसम क्या हो, बहुत आर्द्र हो। तो ऐसी केस में जो है आपको ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वाली जो शुष्क नली होगा उसी से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम जिसकी की परमाणु संख्या 20 होता है, द्रव्यमान जो है इसका 40 होता है, और ये क्लोरीन आपको बता चुके हैं कि इसकी परमाणु संख्या 17 होता है, और ये वर्ग 17 का भी एलिमेंट है जो कि अधातु है। ठीक है, और इसकी जो संयोजकता होता है वो 1 होता है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि आपसे पूछे तो वो 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। If the pH value of a salt is 7, then it is a salt of dash। यानी कि किसी भी सॉल्ट का, यानी नमक का जो है, मान लिया जाए कि लवण का pH मान यदि 7 है, किसी भी सॉल्ट का 7 है, तो उसका मतलब क्या है, देखिए यदि ये pH वैल्यू 7, आपको तो पता है कि जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है ना, क्या होता है, उदासीन। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे वो कहते हैं क्या है।
वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये कथन सही हमारा हो सकता है। यदि उदासीन नहीं दिया हुआ तो यही कथन हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग शब्द देख के ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, ये ऑप्शन ए बनेगा कि ये कमजोर अम्लीय होगा और कमजोर क्षारीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान जो है 7 है। अब यहाँ पे बात आता है पीएच स्केल का एक लेते हैं। तो पीएच स्केल जो है ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, जिसपे कि 0 से लेके 14 तक अंक लिखा होता है। 0 जिसका पीएच मान होता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, और 14 जिसका होता है वो बहुत क्षारीय होता है। बीच में आता है वैल्यू 7, तो 7 जो होता है ये उदासीन विलयन को दर्शाता है, और 7 से जो कम होता है ये आपका क्या करता है, अम्ल विलयन को दर्शाता है, जबकि 7 से अधिक होने पर ये क्या करता है, आपका क्षारीय विलयन को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है? तो क्षार धातु, देखिए क्षार धातु कहते किसको, तो जो वर्ग 1 का है ना, जो वर्ग 1 का तत्व है उसी को क्षारीय धातु कहते हैं। तो वर्ग 1 में कौन आता है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि हे लैला ना कर रब से फरेब, तो ये जो है ट्रिक है याद रखने का। हीलियम मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे अपने ये जो ओ धातु है, हाइड्रोजन क्या है, ओ धातु है, तो इसको हटा दीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी जो होते हैं वो क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कौन नहीं आता है, पोटेशियम तो आ ही रहा है, सोडियम तो आ ही रहा है, रुबिडियम भी आ ही रहा है, तो कौन नहीं आ रहा है, तो कैल्शियम नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये क्षारीय धातु नहीं बल्कि ये क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंदर, क्षारीय मृदा धातु के अंदर। और क्षारीय मृदा धातु कौन होता है, तो जो वर्ग 2 का जितना भी तत्व है ना वो क्षारीय मृदा कहलाता है। ठीक है, वर्ग 2 में जितने भी तत्व है उसी में कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम सी, इसका संख्या Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है, द्रव्यमान तो अभी भी बताया था इसका 40 होता है। पोटेशियम जो होता है ये K होता है, और इसकी परमाणु संख्या क्या होता है 19 होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप किसी और वीडियो में बता देंगे कि वर्ग 2 में कौन कौन आता है, नहीं तो ये बहुत ज़रा लंबा हो जाएगा। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, नियोन, हीलियम, जिनोन, जिंक। तो जिंक इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक। अच्छा, जिंक ही क्यों होगा, जिंक ही क्यों होगा, इसलिए जिंक होगा क्योंकि जिंक जो है ये बाकी सारे जो ऑप्शन है ये क्या है, आपका अक्रिय गैस का है। क्या है, अक्रिय गैस का है, जबकि जिंक जो है एक धातु है। अक्रिय गैस जो है ये वर्ग 18 में रखा गया है, जिसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, और नोबेल गैस भी इस सबको कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हीलियम का जो होता है वो He होता है। हीलियम को छोड़कर सभी जितने भी अक्रिय गैस है सभी के जो अंतिम कोश में होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित होती है? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें क्रियान्वित होती है ये बताना है। तो क्या मेढक में होता है, तो मेढक में भी होता है। पेट में भोजन की गतिविधि, देखिए पेट में भोजन की गतिविधि हमारे मतलब हमारे इच्छा से नहीं होता, हमारे स्वयं की इच्छा से नहीं होता है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। मेढक का कूदना वो उसका स्वयं का इच्छा होता है। हृदय का धड़कना, तो हृदय ऑटोमेटिक धड़कते हैं कि ये आपका स्वैच्छिक मांसपेशी नहीं है, ये अनैच्छिक मांसपेशी के अंतर्गत आ जाएगा। हाथ से लिखना, तो हाथ से लिखना भी क्या है, स्वैच्छिक मांसपेशियों का ही क्रियान्वित है। तो ये हमारा एक ऑप्शन बन गया, 2 ऑप्शन, 1 और 4। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। स्वैच्छिक मांसपेशियों का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो हमारी स्वेच्छा से, हमारे इच्छा से होता हो। ठीक है, या जो कर रहा है उसकी इच्छा से उस तरह का हो रहा हो। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? ठीक है, संयोजक शक्ति जो कहलाता है उसका संयोजकता कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये धातु की जो संयोजकता है वो 1, 2 या 3 हो सकता है। तो उसके बाद जो धातु का है वो 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकता है, किसका, धातु का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा कौन उत्पन्न हो सकता है, हाइड्रा। कौन है, हाइड्रा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रा जो है ये सिलेंट्रा जंतु
के संघ के अंतर्गत आता है ये आपका हाइड्रा, और जो संघ सिलेंट्रा है इसी को हम जो है निडेरिया संघ भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान का जो मापन है ये उसके जड़त्व का मापन कहलाता है। किसका? जड़त्व। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और जड़त्व जो है ये न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो किसका एक रूप है? तो जड़त्व का ही एक रूप है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, पहली बात वो उल्टा बनता है, तो सीधा वाला को आप हटा दीजिए। और कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, यानी ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव नेत्र जो होता है ये मानव जो नेत्र का लेंस होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? यानी कि जो त्वरण है तो त्वरण का हमारा मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण का मात्रक होता है। मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड यानी कि आप कह सकते हैं गति और वेग का मात्रक होता है। बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कौन समूह से संबंधित क्या है? नहीं है, यही बताना है। जैसे मगरमच्छ, कछुआ, नाव, मछली, कौन संबंधित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन 3 संबंधित नहीं है, नाव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये सब का सब क्या है ना, मतलब जल में रहने वाले हैं, लेकिन नाव जो है ऐसा नहीं है, मतलब ये जीव है, एक तरह कहते हैं जलीय जीव है। नाव क्या कोई जलीय जीव है? नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा? 3 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन क्या आ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। किसमें? केवल गैस ही गैस है। कौन सी आवर्त में? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला आवर्त ही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला आवर्त में क्या है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो पहला आवर्ती हमारा इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम आता है, जिसमें मात्र 2 तत्व है। इससे भी ये भी पूछा जाता है कि कौन से ना पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं? तो ये 2 तत्व आते हैं, वो भी हाइड्रोजन और हीलियम, वो भी दोनों का दोनों उधातु ही है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस होता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस वीडियो में जो है इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि यदि वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।